चलो इससे पहले क्लास में जो भी पढ़े थे एक बार बता दो। मौर्य काल के अंतर्गत या मौर्य जो प्रशासन था, उन्होंने अपने प्रशासन को कितने प्रांतों में बांटे थे? टोटल कितने प्रांत थे? 5। पहला बता दो। उत्तरापथ राजधानी, तक्षशिला, दूसरा प्राशी, प्राशी को क्या बोलते हैं? पूर्वी प्रांत, पाटलिपुत्र बोलो। और क्या बोलते हैं? पूर्वी प्रांत, राजधानी पाटलिपुत्र। तीसरा बता दो अवंती, अवंती की राजधानी उज्जैनी। चौथा, हाँ, दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी। और सबसे लास्ट में जुड़ा कलिंग, जो आगे चल के आजाद भी हो जाएगा, स्वतंत्र होगा। कलिंग की राजधानी क्या था? तोशली। और दक्षिणापथ की स्वर्णगिरी क्या था बता दो। ठीक है ना। यहां पर देखते हैं अशोक के जो उत्तराधिकारियों में देखते हैं, अशोक का मृत्यु कब हुआ था बताओ? 232 ईसा पूर्व में। कहा हुआ था? पाटलिपुत्र में। अशोक के पुत्र का नाम कुणाल। कोई योग्य शासक बन पाए क्या? नहीं। और कुणाल के बाद अशोक का पौत्र आया जिसका नाम क्या था? दशरथ। दशरथ ने कौन सी उपाधि लिया था? देव नाम प्रिय। कौन सी उपाधि? और अपने अशोक की तरह काम करने के लिए चाहा। और नागार्जुन की पहाड़ी में 3 गुफाएं हैं, 3 गुफा को क्या किया? दान में दे दिया। कौन से संप्रदाय वाले को? आजीवक वाले को, जैसे अशोक दिया था वैसी। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? बृहदत्त। बृहदत्त की हत्या कौन किया था? पुष्यमित्र शुंग। और किस वंश की स्थापना करेगा? शुंग वंश। कौन सा वंश चालू करेगा? तो शुंग वंश की पहली राजधानी क्या था? पाटलिपुत्र। लेकिन ये रहने वाले कहां के थे? विदिशा। विदिशा एमपी, ठीक है ना। पुष्यमित्र शुंग या शुंग वंश जो है, ये मगध का पहला क्या था? गैर क्षेत्रीय राजवंश। क्या था बता दो। रहने वाले कहीं और थे और शासन कहीं और चालू किए हैं लोग। समझ आ पा रहा है? इसलिए पहला गैर क्षेत्रीय राजवंश बोलेगा तो शुंग वंश। ये थे ब्राह्मण धर्म वाले। कौन से वाले? कौन से धर्म का नाश करना चाहते थे? बौद्ध धर्म का। तो बौद्ध स्तूपों का पूरा क्या कर दिया था? विनाश। बौद्ध धर्म स्तूपों क्या किया? 2 चीज को छोड़ा था मुख्य रूप से। पहला सांची का स्तूप और दूसरा भरहुत स्तूप। इसका थोड़ा सा पुनरुद्धार या आगे डेवलप भी करवाया था। तो सांची के स्तूप का वर्तमान स्वरूप किनके द्वारा बनाया गया है? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा खासकर देखने मिलता है। इन्हीं के समय पाणिनि रहते थे। कौन सा पुस्तक लिखा था? अष्टाध्यायी। मनु के द्वारा मनु स्मृति, ये सब इन्हीं के समय लिखाया गया। गार्गी के द्वारा गार्गी संहिता देखने मिला। और पुष्यमित्र शुंग के समय ही विदर्भ का युद्ध हुआ और पहली बार यवन आक्रमण हुआ। कौन सा आक्रमण? यवन आक्रमण में हम बात करें तो पहला कौन आया था? डेमेट्रियस। हारा की जीता? दूसरे बार में मिनांडर, वो भी क्या हो गया? हार गया। दोनों को हराया कौन? अग्निमित्र। अग्निमित्र किसका बेटा? पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। दोनों हराया। बाद में अग्निमित्र को किससे प्रेम हो जाता है? मालविका। और इसको देख कौन रहा था? कालिदास। कौन सा पुस्तक लिख दिया? मालविकाग्नि मित्रम। और इसी के समय पतंजलि भी रहता था पुष्यमित्र शुंग के समय। तो पतंजलि जो है यज्ञ करवाया था इसका। कौन सा यज्ञ? अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। आया समझ में? अश्वमेघ यज्ञ क्लियर है ना? और इसी ने ही राजधानी भी चेंज किया था ना पुष्यमित्र शुंग ने। पाटलिपुत्र के स्थान पे क्या ला दिया था? विदिशा को ला दिया है ना। और पुष्यमित्र शुंग के समय ही अपन देखते हैं पुष्यमित्र शुंग को पराजित कौन किया था? कलिंग राज खारवेल। लेकिन खारवेल जब इसको हराया तो पूरा क्षेत्र को अपने अधीन किया क्या? नहीं, केवल वहां जो चीजें थी इनके महल में कलिंग का, उसको वापस लाया था वो। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना। तो यहां तक अपन देख चुके हैं। अब इसके आगे समझते हैं कि शुंग वंश में कौन कौन सा चीज आपको और पढ़ना है। ठीक है, चलो ध्यान दो सामने। क्या हो गया? चलो, शुंग वंश के संबंध में आपको जानना यह है कि शुंग वंश में कुल कितने शासक हुए थे? 10 शासक हुए थे, जिसमें से पहला शासक का नाम पुष्यमित्र शुंग। उसके बाद बाकी बीच के कोई खास नहीं हुए। जो एग्जाम में पूछा जाए ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, आपको 9वां शासक पता होना चाहिए, क्या था? भागभद्र।
शुंग वंश का जो 9वां शासक आया भागभद्र, ठीक है नहीं? क्या हो गया, कोई बात नहीं, इधर देखो। चलो भागभद्र के संबंध में देखो क्या क्या पूछा जाता है। तो भागभद्र के दरबार में ही यवन राजदूत आया था, इसका नाम यवन राजदूत था एक, जो विदिशा आया था एमपी क्षेत्र में, उसका नाम था हेलियोडोटस। क्या नाम था? हेलियोडोटस। क्लियर है सबका? तो क्वेश्चन आता है कि हेलियोडोटस, बातें मत करो बीच में, हेलियोडोटस किसके दरबार में आया था बोलेंगे तो भागभद्र के दरबार में। आगे हम जब यवन आक्रमण पढ़ेंगे उस समय एकदम डिटेल से और देखना है कि ये कौन था हेलियोडोटस, कौन भेजा था, वो सबको देखना है। समझ आ पा रहा है? तो फिर से देख लो, भागभद्र के दरबार में यवन राजदूत कौन आया था? हेलियोडोटस। और इसने यहां जैसे आया विदिशा क्षेत्र में, तो वहां चलता था भागवत धर्म। क्या चलता था? तो उसी के हिसाब से इसने कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया? भागवत धर्म को ग्रहण किया। और भागवत धर्म ग्रहण करने के बाद जो विदिशा, ये जिसको हम वेशनगर भी बोलते हैं, उस क्षेत्र में बनाया गरुड़ स्तंभ। कौन सी स्तंभ? गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया। और यह गरुड़ स्तंभ को समर्पित किया भगवान विष्णु के प्रति। किसके प्रति? भगवान विष्णु के प्रति। और इसने गरुड़ स्तंभ में भगवान विष्णु का नाम क्या लिखा था? तो उसका नाम लिखा था देव देवशय। क्या लिखा था? देव देवशय नाम लिखा था। तो देव देवशय जो नाम लिखा है, कौन से स्तंभ में लिखा है? यह किसका नाम है? भगवान विष्णु का। तो भगवान विष्णु का नाम देव देवशय के रूप में कौन अंकित करवाया था? हेलियोडोटस। तो हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आता है कि गरुड़ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो क्या बताओगे? हेलियोडोटस। किसके दरबार में आया था? भागभद्र। यह किस वंश का राजा था? शुंग वंश। और शुंग वंश वाले किस धर्म को मानते थे? ब्राह्मण धर्म। और उसके अधीन में भागवत धर्म उधर चलता था। तो हेलियोडोटस भी आके भागवत धर्म ग्रहण किया और कौन सा स्तंभ बनवाया? गरुड़ स्तंभ। क्लियर यहां तक सबका? हाँ कि नहीं? चलो, तो पहला शासक कौन था बता दो? पुष्यमित्र शुंग। 9वां शासक, 9वां शासक। और 10वां अंतिम शासक था देवभूति। कौन था बता दो? अंतिम शासक में कौन आएगा? देवभूति। याद रखना है। क्लियर यहां तक सबका? आया ना? चलो, कुछ शुंग वंश के बारे में कुछ अन्य जानकारी देख लो, ध्यान से बातें ना करें। शुंग वंश से संबंधित शिलालेख हमें कहां से मिली है? अगर क्वेश्चन है तो ये मिला है जालंधर पंजाब से। कहां से मिला है? जालंधर पंजाब से जो शिलालेख मिला है वह किससे संबंधित है? शुंग वंश से। शुंग वंश की अर्थव्यवस्था के संबंध में कौन कौन से बुकों में चर्चा की गई है? तो एक किया गया जातक ग्रंथ में। कौन से धर्म का पुस्तक है? बौद्ध धर्म। एक है आपका मिलिंद पन्हो। कौन सा पुस्तक? जो मिलिंद के द्वारा, मिलिंद पन्हो समझ में आ रहा है ना? तो मिलिंद पन्हो पुस्तक आगे हम और देखेंगे। तो मिलिंद पन्हो पुस्तक और जातक ग्रंथ दोनों में ही कौन से धर्म के, ये सॉरी, कौन से वंश के अर्थव्यवस्था की चर्चा है? शुंग वंश। कौन सा वंश? शुंग वंश की चर्चा है। क्लियर है? तो फिर से बता दो, जालंधर पंजाब से प्राप्त शिलालेख किस वंश से संबंधित? शुंग वंश। जातक ग्रंथ और मिलिंद पन्हो जो पुस्तकें हैं, इसमें किस वंश की अर्थव्यवस्था को बताई गई है? शुंग वंश। शुंग वंश का अंतिम राजा पहले देखे थे, नाम क्या था? देवभूति। देवभूति की हत्या इसी के ही मंत्री के द्वारा किया जाता है, इसका नाम है वासुदेव। क्या नाम है? और वासुदेव यहां चालू करेगा मगध में कण्व वंश। कौन सा वंश? तो कर्ण वंश का ज्यादातर क्वेश्चन यही आता है, ज्यादा बस एकमात्र क्वेश्चन आता है कर्ण वंश में। संस्थापक कौन था बता दो? वासुदेव। क्योंकि महान शासक के रूप में अब कोई नहीं आ रहा है। महान शासक जैसे अशोक था, चंद्रगुप्त मौर्य थे, इतने जो महान शासक थे ऐसा कोई पैदा ही नहीं हो रहा उसमें। समझ आ पा रहा है ना? तो जो भी शासक आएंगे छोटा मोटा चीज आपको देखने मिलता है। समझ आ पा रहा है? हाँ कि नहीं? तो फिर से बता दो, देवभूति की हत्या कौन किया था? वासुदेव। और कौन से वंश को चालू करेगा? कर्ण वंश की क्या करेगा? स्थापना। शुंग वंश की इकोनॉमी की जानकारी कहां से मिले है? जातक ग्रंथ और मिलिंद पन्हो। जालंधर पंजाब से शिलालेख जो मिला वो किससे संबंधित है? शुंग वंश से क्या है बता दो? संबंधित। क्लियर है तक सबका? आगे बढ़े। देवभूति की हत्या कौन किया था? कौन सा वंश चालू करेंगे? कण्व वंश। चलो देख लो, कर्ण वंश के बारे में ज्यादा कोई डिटेल नहीं है, छोटी सी जानकारी है, इसको देख लो। चलो, कर्ण वंश का संस्थापक बोलेगा तो वासुदेव। इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया? विदिशा को ही, जहां कौन रहते थे? शुंग वंश वाले।
सुंग वंश वाले जहां रहते थे विदिशा में, वही इसी राजधानी कर्ण वंश वाले उसी की बनाई, ये बता रहा हूं मैं। कोई राजधानी चेंज किए थे कई लोग नहीं। कर्ण वंश पर पहला आक्रमण किए थे शकों के द्वारा। किसके द्वारा? आगे हम शक आक्रमण, यवन आक्रमण ये सब देखेंगे। तो कर्ण वंश पर पहला आक्रमण किनका हुआ था? शकों का। और कर्ण वंश का अंतिम राजा कौन था? सुशर्मा। कौन था बता दो? सुशर्मा। और वही मंत्री जो होते थे या सेनापति होते थे वही हत्या करेंगे। तो सुशर्मा की हत्या उन्हीं के ही मंत्री जो थे, जिसका नाम क्या था? सिमुक। क्या नाम था? तो सिमुक किसका हत्या करेगा? सुशर्मा का। और सातवाहन वंश चालू करेगा। कौन सा वंश? तो सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने किया था। कौन किया था आपका? सिमुक। बस यही है इसका जानकारी। ज्यादा मात्रा में बोलेगा तो वही। प्रथम शासक कौन था? वासुदेव। किसकी हत्या किया? जोर से बोलो। देवभूति। कर्ण वंश का अंतिम राजा सुशर्मा। सुशर्मा का हत्या कौन किया? सिमुक। और सिमुक कौन सा वंश चालू करेगा? सातवाहन वंश। क्लियर यहां तक सबका? तो क्वेश्चन देगा तो यही छोटा मोटा क्वेश्चन यहां से मिल जाएगा। आगे बढ़े, चलो शांत रहिए। चलो अब हम पढ़ते हैं कौन से वंश के बारे में। चलो सातवाहन वंश का देखो, इसका शासन काल को लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। चालू हुए थे 30 ईसा पूर्व से और चले थे लगभग 250 ईस्वी। तो 250 साल तो इधर से मिल गया, 30 साल इधर से मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो 280 या लगभग हम इसको मानते हैं 3 शताब्दी। कितना शताब्दी? 300 साल को अपन 3 शताब्दी बोलेंगे तो लगभग में 3 शताब्दी तक कौन से वंश वाले लोग मगध में शासन किए थे? तो सातवाहन वंश वाले लोग क्या किए थे? शासन। चलो यहां लिखा है सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। प्रारंभ में ये जो देख लो कहां रहते थे? महाराष्ट्र में। कौन से एरिया में? महाराष्ट्र एरिया में होते थे। लेकिन महाराष्ट्र एरिया पर लगातार आक्रमण हो रहा था, विदेशी आक्रमण। और ये हो रहे विदेशी आक्रमण कौन कर रहे थे? शक शासक लोग। कौन कर रहे थे? शक। तो शक, पहलव, कुषाण ये सब आगे हम पढ़ेंगे इसके जस्ट बाद। उसको हम बोलते हैं मौर्योत्तर काल। कौन सा काल? जिसमें हम शकों का आक्रमण, पल्लव, कुषाण ये सब देखते हैं। तो आगे समझ में आता रहेगा हर एक चीज। तो पहले सातवाहन वाले लोग कहाँ रहते थे? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में किसका आक्रमण बढ़ते गया? शकों का आक्रमण बढ़ते गया, जिससे इन लोग महाराष्ट्र से हट के कहा गया? सीधा आंध्र प्रदेश। कहाँ जाएंगे? इसलिए इनको पुराणों में आंध्र सातवाहन वंश कहा गया है। क्या कहा गया है? आंध्र सातवाहन वंश। समझ आ रहा है? तो आंध्र सातवाहन वंश कहने का मतलब समझ आ पा रहा है कि स्टार्टिंग में इन लोगों का निवास स्थल महाराष्ट्र क्षेत्र। महाराष्ट्र में किनका आक्रमण होना चालू हुआ? शक राजाओं द्वारा आक्रमण किया गया। तो ये कहां के स्थानांतरित हो गए? इसलिए पुराणों में इन्हें क्या कहा गया है? आंध्र सातवाहन वंश भी कहते हैं। तो कभी कभी सातवाहन वंश बोले चाहे आंध्र सातवाहन वंश बोले, मतलब वही है। समझ आ रहा है? बस उन लोग क्या चेंज किए थे? अपना जगह। पहले कहां रहते थे इन लोग? महाराष्ट्र में। उसके बाद कहां आ गए? आंध्र प्रदेश। क्लियर है सबका? चलो सातवाहन वंश के बारे में देखते हैं क्या क्या आपको खास बात देखना है। तो इनकी जो राजधानी थी वो था आपका प्रतिष्ठान। अभी कहां पड़ेगा वो? महाराष्ट्र एरिया में आपको देखने मिलता है। जो किस नदी के किनारे बसा है? गोदावरी नदी। कौन सा नदी? तो देख लो यहीं से हमारा महाराष्ट्र से ही कौन सा नदी का उद्गम होगा? हमारा गोदावरी नदी का। और इसी गोदावरी नदी के किनारे ही ये लोग पूरा बसे थे कुल मिला के, है ना? तो ये इनका जो भूमि भी था एकदम उपजाऊ क्षेत्र वाले थे इन लोग, क्योंकि गोदावरी नदी के किनारे पूरा बसे थे। और इनका राजधानी क्या था बता दो? प्रतिष्ठान। राजधानी प्रतिष्ठान किस नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे। कौन सा राज्य में? महाराष्ट्र। तो नॉर्मली क्वेश्चन यहां से भी आ जाता है कि सातवाहन वंश की राजधानी इन लोग क्या बनाए थे? अपना प्रतिष्ठान को बनाए थे इन लोग। समझ आ पा रहा है? किस नदी के तट पर थे? गोदावरी नदी। कौन सा नदी? गोदावरी। इनकी जो राजकीय भाषा जो थी, कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? प्राकृत भाषा। लिपि क्या था बोलेंगे तो? ब्राह्मणी। लिपि क्या था? इन लोग लगभग कितने शताब्दी तक शासन किए? 3 शताब्दी। कितना शताब्दी? 3 शताब्दी तक इन्होंने शासन किए। तो प्राचीन भारत में क्वेश्चन आपको याद रखना है कि प्राचीन भारत में सबसे लंबा कार्यकाल किस वंश का रहा? तो सातवाहन वंश। उससे लंबे समय तक कोई राज नहीं किया था भारत में। समझ आ पा रहा है? तो प्राचीन इतिहास में सबसे लंबा कार्यकाल वाला वंश कौन सा रहता है?
सातवाहन लगभग कितना शताब्दी, 300, मतलब 3 शताब्दी, मतलब 300 वर्ष के आसपास। 280 तो दिख ही गया है, तो लगभग कितना सौ मान लेके चलते हैं, 300 साल के आसपास ये लोग शासन किए थे प्राचीन इतिहास में। आया समझ में। और इस वंश का जो पहला राजा आया जिसका नाम था शतकर्णी प्रथम। क्या नाम है? देखो स्थापना किया कौन था, लेकिन सिमुग। लेकिन अगर क्वेश्चन है प्रथम शासक करके, तो आप किस में टिक लगाओगे? शतकर्णी प्रथम। क्योंकि इसने जो, ध्यान देंगे ध्यान से, ये जो आपका सिमुग जो था वो किसकी हत्या किया था बताओ? सिमुग किसका हत्या किया था? सुशर्मा का। सुशर्मा जब हत्या किया था तो डायरेक्ट ये सातवाहन वंश चालू नहीं किया था, कुछ समय तक उनके अधीन रह के शासन कर ही रहा था वो। और उसके बाद जब आया सतकर्णी प्रथम, कौन आया? तो वो शासक के रूप में उभरा। लेकिन हत्या कौन किया था उसका? सिमुग। किसका? सुशर्मा का। लेकिन सीधा राज किया क्या? नहीं, पहले कुछ समय तक ऐसे टेम्परेरी टाइप से था वो। समझ में आ रहा ना? शासक के रूप में संविदा, हाँ ठीक है। उसके बाद स्थायी कौन बनाया? सातवाहन वंश को स्थायी कौन बनाया? सतकर्णी प्रथम। इसलिए प्रथम शासक किसको बोलते हैं? सतकर्णी प्रथम को। सतकर्णी प्रथम के बारे में जानकारी मिला है पुणे के नानाघाट अभिलेख से। पुणे के नानाघाट अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है? सतकर्णी प्रथम की जानकारी मिलती है। और इनकी पत्नी का नाम था नैनिका। क्या नाम था? सतकर्णी प्रथम की पत्नी नैनिका। और इसने उपाधि लिया था जिसको बोलते हैं दक्षिणापथपति। क्या बोलते हैं? दक्षिणापथपति या दक्षिणापथेश्वर भी इसको बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर ये लिखे रहेगा। क्या लिखे रहेगा? दक्षिणापथपति की उपाधि किसने लिया था? शतकर्णी प्रथम। यह क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन से वंश के शासक अपने आप को दक्षिण पथ का, मतलब दक्षिण भारत का जो स्वामी, या क्या बोलते हैं, दक्षिणा पथ के जो स्वामी कौन अपने आप को कहते थे? तो सातवाहन वंश वाले। कौन बोलते थे? तो सातवाहन वंश के जो शासक थे स्वयं को क्या कहते थे? दक्षिणा पथ के स्वामी। क्या बोलते थे? क्योंकि दक्षिणा पथ एक आपका प्रांत भी था, दक्षिणा पथ। समझ आ रहा है? और उसी क्षेत्र में पूरा राज किसका हो गया? सातवाहन वंश। तो दक्षिणा पथ के स्वामी सातवाहन वंश वाले अपने आपको बोलते थे। और किसने उपाधि भी लिया था ऐसा? तो सतकर्णी प्रथम जो है उपाधि भी लिया, क्या चीज का? दक्षिणा पथपति का उपाधि इसने लिया था। समझ आ रहा है? और या इसका नाम हमें और देखने मिलता है, तो सांची के स्तूप हम देखे थे, तो सांची के स्तूप का जो प्रवेश द्वार है उसमें इनका नाम आपको लिखा हुआ मिलता है, अंकित मिलता है। समझ आ पा रहा है? तो सांची के स्तूप के प्रवेश द्वार को क्या बोलते हैं? तोरण द्वार। क्या बोलते हैं? तो उसी द्वार में किसका नाम अंकित मिलेगा? सतकर्णी प्रथम का भी नाम उसमें लिखा हुआ है। समझ आ पा रहा है? अब राजा चेंज होते थे, लेकिन वो फेमस जगह है तो अपना नाम भी लिखवा देते थे ताकि इतिहास में हमें भी जाना जाए। समझ आ पा रहा है? बनाया कौन था? न्यू कौन डाला था? अशोक। बाद में उसको और डेवलप करते गए, चेंज करते गए, और आज का जो स्वरूप जो देखने मिलता है वो किसका देन है? पुष्यमित्र सुंग। ये आया, अपना नाम लिखवा दिया, मेरा भी नाम रहना चाहिए ऐसे करके, ठीक है नहीं? तो इस पहले गेट में इसी का नाम दिखता है, किसका? सतकर्णी प्रथम का। समझ आ पा रहा है? चलो, इसी ने 2 यज्ञ करवाया था, जिसमें से एक 2 ठो जो था आपका 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया क्षेत्र विस्तार के लिए, और एक राजस्व यज्ञ कराया। राजस्व यज्ञ होता था आपका जब राज्याभिषेक होता था। कौन सा? राज्याभिषेक। जब पद ग्रहण करना होता था तो उससे पहले राज्याभिषेक करवाते थे, तो उससे पहले यज्ञ होता था, उसको क्या नाम से जानते हैं? राजसूय यज्ञ। कौन सा यज्ञ? और क्षेत्र विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ। तो इसने कितने ठो अश्वमेध यज्ञ करवाए? 2। और अश्वमेध यज्ञ कराना कोई छोटे मोटे राजा का बात रहेगा क्या? नहीं, जो शक्तिशाली राजा वही करा सकता है, बाकी लोग नहीं करा सकते। क्योंकि बाकी लोग कराएंगे तो बीच में घोड़े कोई रोक दिया तो वहीं लड़ाई चालू, और शक्तिशाली नहीं है तो वही उसकी हत्या हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो जिनके पास सेना बहुत ज्यादा है, जिन लोगों के पास क्षमता अधिक है, उन्हीं लोग ये यज्ञ करवा सकते थे। तो जो जो इस यज्ञ को करवाया वो महान शासक के रूप में उभरा। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? तो सतकर्णी प्रथम भी बहुत फेमस शासक था। कितने ठो अश्वमेध यज्ञ करवाया? 2। इनका अभिलेख कहां से मिलता है बता दो? पुणे नानाघाट अभिलेख है। कौन सा उपाधि लिया था? दक्षिणा पथपति। इनका नाम कहाँ अंकित मिला? सांची के स्तूप के प्रवेश द्वार में। कितने ठो अश्वमेध यज्ञ करवाया? और राजस्व यज्ञ 1 ठो करवाया गया। क्लियर है तक सबका?
चलो, सतकर्णी प्रथम के बाद नेक्स्ट जो शासक आया जिसका नाम था हाल, क्या नाम था? ल- हॉल नहीं, हाल, ठीक है। हाल जो बेहाल था, ठीक है। जो बेहाल नहीं बोल सकते, सबसे योग्य शासक है इस वंश का। क्या सबसे योग्य शासक का नाम क्या है? हाल। इसने एक पुस्तक भी लिखा था जिसका नाम है गाथा सप्तशती। कौन सा पुस्तक? तो सती। तो इसके रहते तक सातवाहन वंश के क्षेत्र पर किसी ने भी कब्जा नहीं किया, मतलब कोई लड़ाई वड़ाई करने के लिए आता ही नहीं था, क्योंकि सबसे क्या था? योग्य शासक। तो योग्य शासक में किसका नाम आता है? हाल। लेकिन प्रथम शासक में कौन आएगा? सतकर्णी प्रथम। बाकी इसकी जानकारी और तो उतना खास मिला नहीं है, बस ये लाइन लिखे रहता है। सातवाहन वंश का सबसे योग्य शासक पूछेगा तो किसमें टिक लगाएंगे? हॉल नहीं भाई, हाल बोल रहा हूं तो ठीक। हाल है क्या? हाँ है ना? कौन सा पुस्तक की रचना किया था बताओ? गाथा सप्तशती। कौन सा पुस्तक? गाथा सप्तशती पुस्तक इसने लिखा था। क्लियर है सबका? चलो, योग्य शासक बोलना और शक्तिशाली या प्रतापी शासक बोलना दोनों में अलग होता है, ठीक है ना? इसके बाद जो आए शासक में सबसे फेमस हुआ गौतमी पुत्र सतकर्णी। क्या है बता दो? देखो, इसमें जो गौतमी पुत्र मतलब इनके माता जी का नाम था गौतमी, क्योंकि सातवाहन वंश थे मात्र सत्तात्मक। क्या था बता दो? तो नाम के पहले माता जी का नाम लगाते थे लोग। समझ आ पा रहा है? तो क्वेश्चन आता भी है कि सातवाहन वंश के जो समाज था वो कैसे था? मातृ शतात्मक। उनके नाम से पता चलता है। समझ आ पा रहा है? उनके नाम से पहले उनके माता जी का नाम लिखा रहता है। समझ आ रहा है? इसलिए पूरा क्या पढ़ेंगे? गौतमी पुत्र शतकर्णी। नाम केवल शतकर्णी था, लेकिन अपने माता जी का नाम उसने लगाया था। समझ आ पा रहा है? तो ये था सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक। सबसे क्या था? इसी के समय ध्यान देंगे कौन आया था। तो इसी यहां पास लिखा है, इससे जब गौतमीपुत्र सतकर्णी था तो नासिक का एक शक शासक था जिसने इस पर आक्रमण किया, और उसका नाम था नहपान। क्या नाम था? तो नहपान को इसने क्या किया? बुरी तरीके से पराजित किया, बेचारा चले गया हार वार के, ठीक है नहीं? तो नासिक का शक शासक जिसका नाम क्या था? नहपान, उसको कौन हराया? गौतमीपुत्र सतकर्णी हराया। और इसकी जानकारी हमें मिलता है जोगल थंबी के सिक्कों से, जो नासिक से प्राप्त किया गया है। जोगल थंबी जगह का नाम है जो नासिक क्षेत्र में आता है। तो जोगल थंबी के सिक्कों से जानकारी क्या मिला है कि गौतमीपुत्र सतकर्णी किसको हराया था? नाहपान को हराया था, जो कहां का शक शासक था? नासिक का। और इस सिक्के में पता ये चला कि सिक्का का जो एक फ्रंट था, मतलब दो होते हैं ना पहलू, फ्रंट तरफ में क्या था? एक और सतकर्णी प्रथम का पूरा चित्र था, ये नाम था, और दूसरी ओर नहपान का चित्र था, और उसको हराया है इस टाइप से उसमें नाम लिखा है। समझ आ रहा ना? तो एक तरफ किसका चित्र था? आपका सतकर्णी प्रथम, और दूसरी तरफ नहपान का चित्र और नाम भी था कि वो पराजित हुआ है मेरे से ऐसे करके। तो ऐसा सिक्का बनाया था वो। समझ आ रहा है? तो यह सिक्का कहां से मिला है? जोगल थंबी। कहां से मिला है? जोगल थंबी कहां पड़ेगा? नासिक महाराष्ट्र में। क्लियर सबका? तो ये क्वेश्चन अक्सर आता है, याद रखना। सबसे शक्तिशाली या प्रतापी राजा बोलेंगे तो गौतमी पुत्र। ये योग्य है, योग्य लग, योग्य कहने लग, लड़ाई झगड़ा में शक्तिशाली ये था, ठीक है नहीं? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी सबसे क्या था? प्रतापी। कौन आक्रमण किया था इस पर? लेकिन खुद कौन हार गया? नाहपान। तो इसमें सिक्का में ढलवा दिया कि मैं ऐसा किया हूं करके। तो बाद में जब सिक्का मिला तो ये जानकारी हमें मिला है। क्लियर यहां तक सबको? आगे बढ़े। चलो, तो पहला देख लो। इससे पहले हम देखे थे किसके बारे में? सतकर्णी प्रथम, प्रथम शासक। कौन सी उपाधि? दक्षिणापति। सबसे योग्य शासक हाल। सबसे योग्य में सबसे प्रतापी, सबसे प्रतापी गौतमी पुत्र शतकर्णी। कौन आक्रमण किया था उस पे? नहपान। कौन किया था? हारा की जीता। नहपान कहां का था? नासिक का। कौन सा शासक? शक शासक। नासिक के जोगल थंबी से कौन सा सिक्का मिला है, मतलब जो सिक्का मिला है उसमें किनके किनके नाम या चित्र अंकित है? तो एक तरफ क्या है? गौतमी पुत्र सतकर्णी, और दूसरी तरफ नहपान। इनका नाम और चित्र मिला है। क्लियर है सबका यहां तक? आगे बढ़े। चलो, अगला शासक जो हमें देखने मिला जिसका नाम था पुलुमावी। क्या नाम था? नाम भी एक से रहता है, पुलुमावी, हाल, ठीक है।
चलो पुलुमावी एक बार हम देख लो क्या है। इसका पूरा नाम क्या था? वशिष्ठ, वशिष्ठ, क्या लिखा है? वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी नाम क्या है? वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी। इसके समय उज्जैन के शकों ने इस पर आक्रमण किया था। देखो शक शासक अभी पढ़ेंगे, इसके जस्ट जस्ट बाद मौर्योत्तर काल आएगा। मौर्य काल खत्म होने के बाद जो आगे देखने मिला मौर्योत्तर काल हम पढ़ते हैं, जिसमें 4 विदेशी आक्रमण देखेंगे, उसमें से एक आपको मिलेगा शक। ठीक है ना? तो ये अलग अलग क्षेत्र में आके ना बढ़ गए थे। कोई नासिक में बचा, कोई उज्जैन में है, तो ऐसा करके 4 से 5 क्षेत्र आपको उसमें देखने मिलेगा। ठीक है? तो उज्जैन के शक शासक ने किस पर आक्रमण किया बता दो? पुलुमावी पर। और उज्जैन के शक शासक जब इस पर आक्रमण कर रहे थे तो उसका मेन नेतृत्व कौन कर रहा था? रुद्रदामन। कौन कर रहा था? तो कुल मिला के ये बोलेंगे रुद्रदामन ने किस पर आक्रमण किया? पुलुमावी पर। और रुद्रदामन ने पुलुमावी को क्या कर दिया? पराजित। मतलब हार कौन जाएगा आपका? पुलुमावी। जीत कौन जाएगा? रुद्रदामन। रुद्रदामन कहां का शक शासक था? उज्जैन का। और जैसे ही इसको हराएगा तो इस हराने में देखो क्वेश्चन आता है, इसने आंध्र प्रदेश पर क्या प्राप्त कर लिया? विजय। और प्रथम आंध्र सम्राट, प्रथम क्या लिखा है? आंध्र सम्राट का क्या धारित, क्या, एक मिनट, हाँ ठीक है ना, उपाधि क्या करेगा? धारण। कौन बता दो? रुद्रदामन। तो प्रथम आंध्र सम्राट की उपाधि कौन लेगा? रुद्रदामन। और आंध्र प्रदेश पर क्या प्राप्त कर लेगा? विजय। समझ आ रहा है? और यहां लिखा है पुलुमावी का एक कार्य पूछा जाता है। पुलुमावी ने अमरावती में स्थित बौद्ध स्तूप का क्या करवाया था? किलेबंदी करवाया था अपने समय में। इसको अलग से याद रखना। ठीक है? मेन क्वेश्चन यहां से बनेगा, पुलुमावी को कौन हराया था? जोर से बताओ। रुद्रदामन। रुद्रदामन कहां का शासक था? उज्जैन का शक शासक। इसमें कौन हारेगा कौन जीतेगा? पुलुमावी हारेगा। और कौन जीतेगा? और कौन सी उपाधि लेगा? प्रथम आंध्र सम्राट। हराने के बाद, क्योंकि इसने आंध्र प्रदेश पर क्या प्राप्त कर लिया था? विजय। कि महाराष्ट्र के थे लेकिन कहां गए थे लोग? आंध्र प्रदेश। तो रुद्रदामन ने उन्हें हराया था। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? चलो सातवाहन वंश का सबसे अंतिम शासक आता है यज्ञ श्री सतकर्णी। कौन आता है? यज्ञ श्री सतकर्णी आएगा। ये था सातवाहन वंश का क्या था बता दो? अंतिम राजा। इसने इनके सिक्कों पर जहाज का चित्र मिला है। किसका चित्र मिला है? इससे यह पता चलता है कि ये विदेशों से जो है व्यापार करते थे। किसे व्यापार? विदेशों से व्यापार किया जाता था। किनके द्वारा? सातवाहन वंश के द्वारा। ऐसा प्रमाण किनके सिक्कों से मिलता है? यज्ञ श्री सतकर्णी के सिक्कों से, क्योंकि इनके सिक्कों पर किसका चित्र मिला है? जहाज का। क्लियर है? सातवाहन वंश का देख लो। कुछ अन्य जानकारी हम बात करें तो उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम कौन किए थे? तो सातवाहन वंश वाले। कि मेन सातवाहन दक्षिण तरफ थे और उत्तर भारत, मतलब दोनों को आपस में जोड़ के रखे थे लोग। सातवाहन वंश वाले दक्षिण भारत से भी संबंध होता था उनका और उत्तर भारत वालों से भी। तो दोनों के बीच जोड़ने का काम कौन कर रहे हैं? सातवाहन वंश वाले। तो इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। क्या है बता दो? उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम कौन किए थे? सातवाहन वंश वाले किए थे। दोनों भारत को पता चल पाया कि जो क्षेत्र इतना बड़ा है उत्तर भारत से पूरा दक्षिण भारत का जो संबंध स्थापित हुआ वो इन्हीं वंश वाले लोग स्टार्ट किए। समझ आ पा रहा है? फिर आगे देखते हैं, देखने मिलता है कि सातवाहन वंश वाले पहले ऐसे सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि दान में देने की प्रथा चालू किए थे। ब्राह्मणों को क्या देते थे? भूमि दान में देने की प्रथा चालू कौन किए थे? सातवाहन वाले। लेकिन सबसे ज्यादा भूमि दान में दिए कौन? गुप्त शासक। आगे देखने मिलेगा कौन सा? गुप्त शासक। इनका सेम कॉपी किए थे ज्यादातर। तो चालू जो किए थे सातवाहन वंश वाले भूमि दान में देने की प्रथा, किनको? ब्राह्मणों को। उसमें सबसे ज्यादा कौन दिया था? गुप्त वाले। इन्होंने ही वेतन के बदले भूमि देने की प्रथा चालू किया था। दरअसल पेमेंट जब देते थे तो उनका फिर नोटों की छपाई या सिक्कों की ढलाई कराने में बहुत समय हो जाता था। बहुत, समझ आ रहा ना? उस समय कोई सुविधा होता नहीं था तो जमीन दे देते थे। जैसे मान लो कि कोई मंत्री है तो उसको हर महीने इतना जमीन मिलेगा। तो होता क्या था आगे चल के कि मंत्री लोग ऐसे हो जाते थे कि पेमेंट के लिए जमीन मिल के इतना बड़ा जमीन हो जाता था कि वो एक शासक बनने के रूप में सोचता था फिर वो। समझ आ रहा है? तो उसी को बोलते थे सामंती व्यवस्था। क्या बोलते थे? और उन्हीं को बोलते थे फिर सामंत। क्या बोलते थे? सामंत। जो राजाओं का हत्या करता था और राज करना चालू कर देता था। क्यों?
कि उनके पास जमीन मिल के बहुत बड़ा बड़ा जमीन हो जाता था, तो वो सोचता था मैं ही अपना साम्राज्य चालू कर लेता हूँ। समझ आ रहा है? तो लेकिन सबसे ज्यादा भूमि दान में दिया कौन था? गुप्त वाले। कौन दिए थे? गुप्त वाले। क्लियर यहां तक सबका? तो वेतन के बदले भूमि देने की प्रथा कौन चालू किए? लेकिन सबसे ज्यादा कौन दिए? गुप्त वाले। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा कौन चालू किए? सातवाहन। सबसे ज्यादा कौन दिए? गुप्त वाले। तो ये दोनों क्वेश्चन यहां से याद रखना। समझ आ पा रहा है? हाँ कि नहीं? उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम सातवाहन वंश वाले ही चालू करेंगे। क्लियर है सबका? हाँ कि नहीं? इनका समाज कैसे था बता दो? मातृ शतात्मक। यह पता कैसे चलता है? क्योंकि इनके नाम के सामने क्या लगते थे? माता का नाम रखता था। समझ आ रहा है? यज्ञश्री। समझ आ रहा है? नहीं, यज्ञश्री शतकर्णी। और अभी लगाएंगे तो राजश्री। ठीक है? आपके नाम के विमल। नहीं नहीं, वो कौन खाता है राजश्री? इधर जेब चेक करो। ऐसा क्या? समझ आ पा रहे हैं? तो यज्ञ श्री सतकर्णी जो था, मतलब नाम से स्पष्ट हो रहा है कि उनके नाम के सामने किनका नाम लगा है? माता जी का। तो इनका समाज कैसे था? मातृ सत्तात्मक। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, याद रखना। क्लियर है सबका? आगे बढ़े। चलो, सातवाहन वंश वाले जो सिक्के होते थे उसमें किसका प्रयोग होता था? सीसा का जो सिक्का सबसे पहले किन्होंने चलाया था बोलेंगे तो सातवाहन वंश वाले ही चलाए थे। कौन सा सिक्का? सीसा का सिक्का चलाने वाले पहले शासक तो सातवाहन वंश वाले थे। आगे जैसे देखिए स्वर्ण सिक्का, शुद्ध सोने का सिक्का, ये सब नाम भी हमको क्वेश्चन आता है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, तो बार बार पूछता है, इसलिए लिख दिया हूं। ठीक है? सबसे पहले सीसक सिक्का कौन लाया था? सातवाहन वंश वाले लाए थे। क्लियर है सबका? सातवाहन काल की जो भूमि थी, सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि कौन से वंश वाले के पास था? पूरे इतिहास में जब देखने मिलता है सबसे अधिक उपजाऊ भूमि सातवाहन वंश वाले के पास था। इसलिए 300 साल तक शासन किए, क्योंकि उपज अच्छा होता था, आय अच्छा होता था। समझ में आ रहा है? हर एक चीज का सुविधा उनके पास होता था, तो इसलिए उनका जो वंश है लगातार आगे लंबे समय तक चलता रहा। है ना? और आसपास कोई योग्य शासक हुआ नहीं कि उनको मतलब कमजोर कर दे, तो ये लंबे समय तक देखने मिला था ऐसा। समझ आ पा रहा है? तो सबसे अधिक उपजाऊ भूमि किनके पास था? सातवाहन। इसका मुख्य कारण क्या था? क्योंकि यह कहाँ निवास करते थे? गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में क्या करते थे? निवास। इसलिए उनकी भूमि अधिक क्या होती थी? उपजाऊ मानी जाती थी। क्लियर है तक सबका? आया ना? तो फिर से एक बार देख लो। सातवाहन वंश का अंतिम शासक बताओ? यज्ञश्री सतकर्णी। इसके सिक्के पर किसका चित्र मिला? जहाज का। सातवाहन वंश का कुछ नोट पॉइंट में हम क्या क्या याद रखेंगे? उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच सेतु काम। दूसरा, ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा। आगे चल के जब मुसलमान शासक आएंगे, मुस्लिम शासक, मुगल उगल या जो भी आगे देखने में लगे, दिल्ली सल्तनत, तो सब इसी चीज से परेशान रहते थे लोग कि इनको इतना अधिक भूमि दान में दे दिया, हमारे पास टैक्स नहीं आ रहा है। तो ये लोग जो टैक्स चालू करेंगे तो ब्राह्मणों से या जो भी है, धीरे धीरे करके जो दान में दी गई भूमि है उसको कुछ भी करके लेने का कोशिश करते हैं। हाँ, वो इसी छीनना भी बोलते हैं। ठीक है? छीनेंगे नहीं या जो भी है। तो भूमि दान में देने की प्रथा आगे चल के थोड़ा तकलीफदायक होगा। ये भी बहुत गलत चीज था, जो आगे चल के सुधार देखने मिलेगा कि भाई पेमेंट के बदले जमीन देते जाएंगे, जमीन ही उनके पास चले जाएगा पूरा। समझ आ रहा ना? जैसे मान लो कि 10,000 का वेतन है, तो उसके लायक उनको जमीन दे देते थे, तो हर महीना उनको मिलना है जमीन। समझ आ पा रहा है? लेकिन अभी जमीन देंगे क्या? भले पैसे ले लेंगे अब। ठीक नहीं? अभी तो महंगा हो गया ना एकदम ज्यादा। ठीक है? तो सामंती व्यवस्था किन्होंने चालू किया था? सातवाहन वंश वाले। सामंती व्यवस्था क्लियर है सबको? क्या होता था सामंती व्यवस्था में? वेतन के बदले भूमि देते थे और उनको बोलते थे सामंत। क्या बोलते थे? तो क्वेश्चन आता है कि ये इनके सामंत थे जो इनकी हत्या कर दिया, तो इसी टाइप के लोग होते थे उन लोग। समझ आ पा रहा है? हाँ कि नहीं? चलो, तो ये हम लोग जो मेन पढ़ रहे थे अभी तक, मौर्य काल जो आपका मगध क्षेत्र था, कौन सा क्षेत्र आपका? हमारा जो मेन चल रहा था महाजनपद काल। कौन सा काल चल रहा था? महाजनपद काल में कितने महाजनपद हुए? 16 महाजनपद। उसमें सबसे शक्तिशाली कौन निकला? मगध, जो अन्य महाजनपदों को जीत लिया और पूरे क्षेत्र में क्या किया था? शासन। तो मगध के अंतर्गत कुल कितने वंशों ने राज किया था? 7 वंश। कितने वंश? जिसका डिटेल हम लोग लाइन से देख चुके हैं। 7 वंश। ये जो 7 वंश जो थे,
उसमें से देख लो कौन कौन से वंश थे, इसका एक ट्रिक लिखाया था, इसका नाम क्या था? हसीना, मसूक, सा, यही था ट्रिक, बता दो। ये ऐसे वंश के नाम मिलेंगे जो कहां रह के शासन किए थे? मगध। बाद में देखने ये मिला कि मगध की जगह दूसरा जगह भी शासन करना चालू हो गया था, जैसे कि विदिशा वगैरह क्षेत्र में, लेकिन हम मगध लेके ही चलते हैं, वहीं से लोग बने हैं क्योंकि, ठीक है। तो ह से क्या आया था बता दो? हर्यक वंश। ह से सी से शिशुनाग, सी से न से, न से म से, म से मौर्य वंश। फिर से बताओ, ह से हर्यक, सी से शिशुनाग, न से नंदवंश, म से सु से सुंग वंश, क से कर्ण वंश और सा से, तो हम लोग पूरा कहां तक अब पढ़ चुके हैं? सातवाहन वंश तक पढ़ चुके हैं। और इसी के साथ साथ हमारा महाजनपद काल खत्म। कौन सा काल खत्म? जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से देखने मिला, जो आगे 250 ईस्वी तक, क्योंकि सातवाहन वाले कब तक शासन किए? नहीं, 250 ईस्वी तक शासन किए हैं, तो वहां तक हम क्या मान के चलते हैं? पूरा महाजनपद काल का ही शासन रहा होगा। समझ आ पा रहा है? और इसके बाद हुए विदेशी आक्रमण। क्या हुए थे? मतलब यह इनके रहते रहते ही हुआ था, मेन विदेशी आक्रमण हो ही रहा था और लोग शासन कर ही रहे थे, लेकिन विदेशी आक्रमण लोग अब देखते हैं अलग अलग। अब हम विदेशी आक्रमण देखेंगे तो हम लोग देखेंगे 4 विदेशी आक्रमण, और इस 4 जो विदेशी आक्रमण को हम किस में रखते हैं? तो इसको हम रखते हैं मौर्योत्तर काल में। कौन से काल में? मौर्योत्तर काल। कौन से काल में रखेंगे? चलो, तो मौर्योत्तर काल के अंतर्गत हम जो 4 विदेशी आक्रमण लाइन से पढ़ेंगे, इसका ट्रिक क्या है? लाइन से जो ISP के कैसे याद करते हैं? ये क्रम भी है एक प्रकार का, जो भारत पे होने वाले विदेशी आक्रमण, जो मगर मौर्य वंश के बाद का ये मेन किस्सा था कि मौर्य वंश के बाद कोई शक्तिशाली शासक नहीं आ पाया जो क्षेत्र संभाल सके, तो धीरे धीरे सब क्षेत्रों का क्या होते गया? टूटते गया, बंटवारा होते गया, कोई क्षेत्र मारे वहां कब्जा कर ले रहा है। तो ऐसा करके 4 विदेशी आक्रमण हुए थे। उन 4 विदेशी आक्रमण को हम मेन मानते हैं कि मौर्य काल के बाद हुआ था। कौन से काल के बाद? मौर्य काल के बाद। देखो ध्यान से, यहां पर मौर्य काल के बाद शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश आ चुके थे, एक तरफ वंश चलते थे और एक तरफ विदेशी आक्रमण हुए थे। कौन से काल के बाद? मौर्य काल के बाद। तो मौर्य काल के बाद के समय को कहा जाता है मौर्योत्तर काल। कौन सा काल? तो मौर्योत्तर काल में आप मान सकते हो कि ये 3 वंश थे, शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन। और इसी मौर्योत्तर काल में 4 क्या होंगे? विदेशी आक्रमण। 4 क्या होंगे? तो इस मौर्योत्तर काल में हम इसको मेन समझेंगे। आया समझ में? है ना? और ये मौर्योत्तर काल के बाद फिर मुस्लिम आक्रमण चालू होगा। क्या चालू होगा? धीरे से कुछ समय बाद। और मुस्लिम आक्रमण जैसे आगे चल के हम पढ़ेंगे, उसके बाद आ जाएगा गुलाम वंश वाले। कौन आ जाएंगे? गुलाम वंश, जो आगे तुगलक वंश, ये सब वंश आपको देखने मिलेगा, जिसको हम दिल्ली सल्तनत बोलते हैं। तो वहां से हमारा ना मध्यकालीन चालू हो जाता है। कहां चालू हो जाता है? मध्यकालीन चालू होता है गुलाम वंश से। कहां चालू होता है? तो पहले हम मेन क्या पढ़ेंगे? इधर मौर्योत्तर, और कुछ कुछ और अन्य जानकारी पढ़ेंगे पूरा, तब हम प्राचीन इतिहास को खत्म करेंगे। कौन से इतिहास को? प्राचीन इतिहास खत्म होगा। और मध्यकालीन कहां से स्टार्ट करेंगे? गुलाम वंश से। कहां चालू करेंगे? तो गुलाम वंश से लेकर पूरा मुगल वंश तक। कहां तक आपका? मुगल वंश जो हम मेन पढ़ेंगे वो मध्यकाल में आएगा। फिर ब्रिटिशों के बारे में पढ़ेंगे पूरा, ब्रिटिश हो गया, ब्रिटिशों के बारे में मेन पढ़ते हैं आधुनिक भारत में। कहां पढ़ेंगे? ब्रिटिश हो गया, गांधी युग हो गया, ये सब चीज आधुनिक में आ जाएगा। मतलब अब प्राचीन का ज्यादा नहीं बचा है। समझ आ पा रहा है? मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे, कुछ अन्य जानकारी और देखेंगे, प्राचीन खत्म हो जाएगा। क्लियर है सबका? जो भी चीज है, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, बस जितना बता रहा हूं उतना आपको याद रखना है। समझ आ पा रहा है? तो मौर्योत्तर काल में कितने विदेशी आक्रमण हुए थे? 4। इसमें सबसे पहले आई से क्या आता है? इंडो ग्रीक। क्या बोलते हैं? इंडो ग्रीक के नाम से जानते हैं इसको हम, इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी। क्या बोलते हैं? हिंद यूनानी। आ रहा समझ में? एस से क्या आता है बता दो? शक। एस से क्या आते हैं? पी से पहलव। पी से क्या आएगा? पहलव। और उसके बाद क्या से, के से क्या आएगा? कुषाण। तो ये क्रम भी आपको जमाने देगा, तो ऐसी जमाना है कि मौर्योत्तर काल में हुए विदेशी आक्रमण का क्रम जमाइए। तो सबसे पहले कौन आए थे?
इंडो ग्रीकिया, हिंद यूनानी, उसके बाद शक, उसके बाद पहला और उसके बाद कुषाण। तो इन चारों के बारे में हम लाइन से पढ़ेंगे कल। कौन से काल के अंदर? मौर्योत्तर काल में। क्या पढ़ेंगे? मौर्योत्तर काल में इन 4 विदेशी आक्रमण को पढ़ना है। आया समझ में? आया ना? जल्दी बताओ। चलो, तो आज के क्लास में जो भी अपन पढ़े हैं उसको कल अच्छे से एक बार पढ़ के आना, रिवाइज करेंगे, फिर कल पढ़ेंगे पूरा विदेशी आक्रमण मौर्योत्तर काल के। क्लियर सबका? चलो ठीक है, बाकी कल देखते हैं ना।